स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज है हमारी वीकली एक्सपायरी। बट मोर इंपॉर्टेंटली फेड की जो पॉलिसी आनी थी वो आ चुकी है। जो उन्होंने निर्णय लेना था वो ले लिया है, जो आउटलुक देना था वो दे दिया है। और उसके बाद हमने देखा अमेरिकी बाजारों में 5 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। आज सुबह एशिया के बाजार भी आपको अच्छे सेंटिमेंट में दिख रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स भी एक थोड़े रिकवरी के मूड में हैं। ऑलरेडी ओवरसोल्ड बाजार हैं, पर ओवरसोल्ड बाजार से अब आप कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल आपके लिए बनते हुए निकल कर आ रहा है। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से निकल कर आ रहे हैं। 28 साल के बाद एक ही बार में पौन % की दरों में बढ़ोतरी आपने अमेरिका में होती हुई देखी है। अनुमान मुताबिक ही था, लगभग सभी ने अनुमान लगा दिया था कि इस बार पौन % से बढ़ोतरी होगी, पर आगे भी आधे से पौन % की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा फेड ने जताया है भरोसा। इसके साथ ही हमने देखा कि इस साल की तीसरी रेट हाइक है। पहली रेट हाइक 1/4%, फिर आधा % और अब पौन % की रेट हाइक आपने होती हुई देखी। फेड पॉलिसी के बाद अमेरिकी बाजारों में आई है रिकवरी। 3 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। हालांकि डाउ हमने 300 अंक ऊपर बंद होते हुए देखा, पर दिन की रेंज देखें तो काफी वॉलेटाइल रहा। 825 अंकों की रेंज के बाद हमने देखा डाउ पर 300 अंकों की रिकवरी आती हुई दिखी। इसके साथ ही नजर रहेगी हमारे बाजारों पर और बाकी एशिया के बाजारों पर। बाकी एशिया में थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर है, पर आज सुबह SGX निफ्टी से आपके लिए मजबूती के संकेत आ रहे हैं। 100-125 अंक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन हमारे बाजार कैसे ट्रेड करते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनेगा। और नजर रखिए एयरलाइन स्टॉक्स पर, क्योंकि एयर ट्रैवल और महंगा होने वाला है। ATF के दाम, यानी कि वो फ्यूल जो एयरलाइंस यूज करती हैं, उसमें 15% की बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। नए रिकॉर्ड स्तर पर आपको ATF के दाम आते हुए दिख रहे हैं, तो इसका भी एक प्रभाव पड़ते हुए दिख सकता है। यह है आपके लिए आज की कुछ अहम ट्रिगर्स। पर सबसे बड़ा ट्रिगर तो बाजार पर ही रहा है। और मॉर्निंग अनिल जी, आपसे इसी पर सवाल पूछना है सर। आ गई फेड की पॉलिसी, फाइनली पौन % एक्सपेक्टेड था, पौन % ही रहा है। कमेंट्री देने वाले थे, वो भी उन्होंने दे दी। तो एक एक करके थोड़ा समझते हैं। एक तो पहले जो इंटरेस्ट रेट्स पर उन्होंने क्या कहा है और क्या करने वाले हैं, ये समझाइए। सबसे पहले तो ये कि आपने मॉर्निंग कहा, आगे गुड नहीं लगाया। सो नमस्कार। सो मॉर्निंग तो ठीक है, गुड है या नहीं वो 3:30 बजे पता चलेगा। जहाँ तक फेड के एक्शन का सवाल है, अनडाउटेडली दीप वही हुआ है जो उम्मीद थी। 1% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, और आगे के लिए भी आउटलुक कोई बहुत अच्छा तो है नहीं फेड की तरफ से। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आगे फेड क्या करने वाला है। अब फेड की कमेंट्री में 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला ब्याज दरें, दूसरा महंगाई, तीसरी ग्रोथ, और साथ में चौथे अगर और जोड़ना चाहें तो बेरोजगारी। अब जैसे जैसे आपको महंगाई को काबू में लाना है, आपको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, और ब्याज दरें बढ़ाने के लिए अगली 2 पॉलिसी में भी आप दम लगाकर ब्याज दरें बढ़ाएंगे, ये फेड ने साफ संकेत दिया है। तो पॉलिसी के बाद के स्टेटमेंट में फेड ने कहीं कोई राहत के संकेत नहीं दिए। आगे भी एग्रेसिव रहेंगे, बिल्कुल। अब दिक्कत क्या है, पूरी पॉलिसी में जो सबसे एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस मुझे नजर आता है वो ये कि हमें महंगाई 2% तक लानी है। और जब तक 2% तक पर महंगाई ना आ जाए तब तक हम एग्रेसिव रहेंगे। करेक्ट। अब 2% महंगाई लाने के लिए दीप मालूम है क्या चाहिए? खाने पीने की चीजों के दाम कम से कम 15 से 20% घटे, और कच्चा तेल जो $120 के आसपास है, ये $70 से $80 की रेंज में आए। अगर ये नहीं होता है तो फेड के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो स्टैंड सॉफ्ट करे, और ऐसे में 2 और एग्रेसिव हाइक हो सकते हैं। अब इस एग्रेसिव हाइक होने के जो साइड इफेक्ट्स होंगे, जो फेड ने चिंता ऑलरेडी बता दी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी ग्रोथ पर भी असर आएगा। सो आई थिंक अमेरिका बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। जो फेड ने कहा है, अगर आप सिर्फ एक सेंटेंस को पकड़ कर ढंग से उसको समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत आगे चलते हुए और खराब होनी निश्चित है। निश्चित है। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप 8-8.5% इन्फ्लेशन पे बैठे हैं और 2% का टारगेट है। 6.5% घटाएंगे कैसे घटाएंगे? अगर किस्मत ही खुल जाए आपकी, कोई ऐसी चीज हो जाए कि दुनिया भर में सारी चीजों के दाम कम हो जाए, अगर समझिए दुनिया भर में सारी चीजों के दाम कम हो जाए तो भी तो मंदी है ना। है तो मंदी, तब भी मंदी है ना। बिल्कुल है। सो एक ही चीज है जो कच्चा तेल का दाम घटा सकती है, और कुछ हद तक दूसरी कमोडिटीज का, वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म होना। अगर वो हो जाए तब तो ठीक है कि एक उसकी वजह से जितना इन्फ्लेशन बढ़ा था वो कम हो जाएगा। बाकी इन्फ्लेशन को तो फेड को ब्याज दरों से ही नियंत्रित करना है। और इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या हम बार बार यही कहते हैं कि आप एक कोई भी काम करें, उस काम के विपरीत दूसरा काम होता है।
राइट। तो काम आपका ये है कि ब्याज दरें बढ़ाना है, लेकिन साथ में आप इसके साथ ग्रोथ पर समझौता कर रहे हैं, इसके साथ आप नौकरियों पर समझौता कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए, ब्याज दरें अमेरिका में 0% पर के आसपास क्यों आई? एक ही वजह से, ग्रोथ चाहिए थी, नौकरियां चाहिए थी। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। आप वो ले आए, आपने वो एंजॉय कर लिया, अब आपको महंगाई का भूत दिख रहा है, अब उसको आपको उतारना है। राइट। तो अब आप इन दो चीज़ों का बलिदान करेंगे। करेक्ट। राइट। तो आपको ठीक है, थोड़े टाइम नौकरियां नहीं चलेगी, चलेगा, थोड़े टाइम तक ग्रोथ नहीं आएगी, चलेगा, लेकिन मुझे इन्फ्लेशन नीचे चाहिए। राइट। अब फेड का फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, जहां से शुरू किया था उन्होंने काटना, अब आप वापस उस तरफ बढ़ रहे हैं। राइट। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। और टारगेट इन्फ्लेशन 2%, और तब तक वो भले ही कहते हैं कि हम सॉफ्टिश रहेंगे, इसका कोई खास मतलब है नहीं दीप, उनके पास जगह है ही नहीं। एक चीज़ बहुत साफ है, अमेरिका का फेड, उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो जेनेट येलन है, ये मतलब पूरी तरह से फेल ही हो गए। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया कि जिस तरह से डॉलर छाप छाप के वो बांट रहे थे कोविड पीरियड में, ऐसा लग रहा हो कि वो डॉलर नहीं हो बल्कि कोविड की वैक्सीन हो, है ना। बांटो बांटो, इसी से ठीक हो जाएंगे सब। सो आपने इकोनॉमी में इतना पैसा भर दिया। आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज क्रिप्टो में कितने इन्वेस्टर्स हैं? करोड़ों। सबसे ज़्यादा कौन से? आज हिंदुस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स की एवरेज एज 22 साल हो गई। यस सर। राइट। करेक्ट। दुनिया भर के इतने आईटी इंजीनियर्स जो पास आउट होके आराम से, उनको लगता है कि एक कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, माइनिंग लगा दी, फर्स्ट क्लास, क्यों नौकरी करना है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है। करेक्ट। ये नहीं काम करने की माइंडसेट, आराम से पैसा बनाने की माइंडसेट, ये सिर्फ मैं क्रिप्टो का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे अन्यथा न ले। लेकिन पॉइंट ये कि लोगों को जो इजी मनी बन रहा था ना, उसने आदतें खराब कर दी। बिल्कुल। अब काम करने की आदत नहीं रही, काम करने की अब आदत, अगर आपकी मजबूरी आएगी काम करना है तो काम करने के लिए नौकरियां नहीं मिलेगी। सो अमेरिका फिर उसी विशेष सर्कल में घुस रहा है जहां से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सो इजी मनी कहीं भी, किसी भी मार्केट में, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो और सैलरी आपके आराम से आए कि मैं सुबह आराम से आता हूँ, चले जाता हूँ, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, बॉस ने पूछा नहीं, वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं, है ना। बिल्कुल। कोई आपको रोज आके खिलाए ऐसा भी होता नहीं। बिल्कुल। तो जहाँ मार्केट आप सुबह 9:15 लो, 3:30 बजे बिक जाए, रोज ऐसा होता नहीं होता है। राइट। सो इजी मनी कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और इजी मनी के ये जो आराम से पैसा आने के दिन थे, अमेरिका ने बहुत एंजॉय कर लिए, अब मुश्किल वाले समय में जा रहा है। तो मैं पॉलिसी देखने के बाद मेरा मूड कोई अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा। ठीक है। हाँ, मतलब मैं तो आगे भी और मतलब 1% बढ़ा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 1.5% इनको और बढ़ाना ही बढ़ाना है, वो तो खुद ही कह रहे हैं। बोल दिया साल के अंत तक। साल के अंत तक 1.5% बढ़ा। अब क्या फर्क पड़ता है कि 3 बार में बढ़ाए या 2 बार में बढ़ाए। करेक्ट। और चलिए 1.5% बढ़ा दिया, आप कह सकते हैं कि 1.5% बढ़ाने के बाद इन्फ्लेशन 2% आ जाएगा? नहीं। तो फिर क्या? तो इन्फ्लेशन 2% लाने का एक ही तरीका, मंदी लाओ, डिमांड डिस्ट्रक्शन करो, तोड़ना पड़ेगा डिमांड। तोड़ना पड़ेगा। सो आई थिंक मामला मुश्किल है। आई एम सॉरी, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं डाउ को हरे में देखकर, फ्यूचर्स को हरे में देखकर, या फिर फेड की मीटिंग के बाद शायद मैं कोई बहुत अच्छा बोलूंगा, लेकिन अमेरिका के लिए मेरे पास कुछ अच्छा बोलने के लिए है नहीं दीप, सीरियसली। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ ज्यादा इससे खास लेना नहीं चाहिए जी। अच्छा, ये जो बाजार का रिएक्शन है, ये फिर कैसे समझें कि एक, चलिए अनुमान मुताबिक एक रिलीफ रैली आ रही है, 5 दिनों से आप गिर रहे थे, या फिर थोड़ा एक जो इंतजार था कि फेड क्या कहता है वो एक बार पचाने की कोशिश कर रहा है बाजार, कैसे समझें बाजार का रिएक्शन? एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। बाजार परफेक्ट है। प्रॉब्लम फेड में और अमेरिका की सरकार में है, बाजार में नहीं है। बाजार अपने हिसाब से एकदम सही कर रहा है दीप। अच्छा। दोनों चीज अलग है। देखिए बाजार क्यों बढ़े हैं जी। पॉइंट नंबर 1, आपकी मीटिंग निकल गई। पॉइंट नंबर 2, मीटिंग में जाने के पहले आप बहुत हल्के और ओवरसोल्ड थे। करेक्ट। नैस्डैक अपने टॉप से 30-35% नीचे है, डाउ 17-18% नीचे है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत हल्के बाजार में जा रहे हैं। तो और तीसरी चीज़ है कि हमेशा इवेंट निकल जाने के बाद एक रिवर्स रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, वो हुआ है। चौथी चीज़ ये भी है कि मीटिंग के बाद थोड़े बहुत कमोडिटीज नीचे भी आए हैं, कच्चा तेल थोड़ा नीचे आया, हालांकि नीचे से हल्की रिकवरी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे भी आए। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिससे आपको अमेरिकी बाजारों में एक उछाल दिख रहा है, रिकवरी आ रही, वो हमारे यहाँ भी आएगी। तो एक डे टू डे जो पहला जो आपका सवाल था, जो पहली जो कमेंट्री थी जो डराने वाली, वो लॉन्गर टर्म वाली है, वो आज की नहीं है। आज की जहाँ तक बात है, आज की बात में सिंपल सी चीज़ दीप है कि इस इवेंट के बाद बाजार को ऊपर आना ही आना था,
क्योंकि आप बहुत लाइट होकर गए हैं पोजीशन पे, और जब लाइट है तो नेचुरली एक शॉर्ट कवरिंग रैली समझ लें या एक ओवरसोल्ड मार्केट से डेड कैट बाउंस समझ लें, आपको जो शब्द अच्छा लगता हो वो इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर आना है। तो जो रिएक्शन अमेरिका के बाजारों का है वो एकदम जायज है। अब सवाल ये कि ये टिकाऊ है या नहीं, करेक्ट। अब इसका जवाब ये है दीप कि नेस्डेक तो बेयर मार्केट में जी, डाउ लगभग बेयर मार्केट के नजदीक है। आमतौर पर एक तरफा बिकवाली होने के बाद जो पहला बाउंस आता है उसे तो बेचा ही जाता है, बेचा ही जाता है, बिल्कुल करेक्ट। हो सकता है दूसरा भी बिके, तो इस बाउंस में अमेरिका बिकेगा तो है ही वापस। अब आप डाउ मेरे ख्याल से 30,500 670 के आसपास जी, कल का हाई 31,200 के आसपास का है। सो आई थिंक इस बाउंस में आप 31,200 तक एक बार जाएंगे, वहां टिक कर बंद हो गए तो आपके लिए थोड़ी और तेजी बनेगी, अदरवाइज वहां जाकर आपको अमेरिकी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अच्छा, जहां से आपने ब्रेक डाउन दिया है, पहले 31,200 की रेंज को आपने कम से कम 3 या 4 बार टेस्ट किया, बिल्कुल, वहां से 33,500 तक भी पहुंचे दी, बिल्कुल, वहां से जब नीचे आए तो हमने वो लेवल 31,000 का तोड़ा, 30,000 तक तो मेरा ये समझना है कहीं न कहीं 28,500 29,500 के आसपास जाकर फिर डाउ एकदम मजबूत सपोर्ट ले ले, 28,500 से 29,000 30,000 ये 1,500 पॉइंट की रेंज फाइनली बड़ा टारगेट बनाएगी। वहां पर आपका लगभग 20% का करेक्शन भी हो जाता है, वहां पर डाउ रुकना चाहिए। सो उससे पहले पहला बाउंस जो आएगा जिसमें 31,200 तक अमेरिका अगर आज रात को पहुंच जाए, कल तक पहुंच जाए, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आएगी। ठीक वैसा ही होगा जैसा हमारा 16,200 का होगा, मैं आपको अपने लेवल से आगे बता दूंगा। बट मेरे ख्याल से जो बाउंस आएंगे शुरुआती पहले दूसरे बाउंस पे बिकवाली होगी और उसके बाद देखेंगे कि वाकई में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के जो आंकड़े आए हैं वो नेगेटिव आए हैं, नेगेटिव ग्रोथ के जीडीपी के आंकड़े। बिल्कुल। अब पुराने वाले में एडजस्टमेंट मान लो और अपने मन को तसल्ली देना चाहे तो हम कह सकते हैं 2 क्वार्टर लगातार आपकी नेगेटिव ग्रोथ नहीं आई, लेकिन क्या अगले क्वार्टर नहीं आएगी? पता नहीं, हो सकता है, मानकर चल ही रहे। सो अब आप ये वैसे ही वाला मामला है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और 99 पर आउट हो गए तो सेंचुरी नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट तो है नहीं जी। अब कल जैसे निफ्टी आपका बंद हुआ है 15,693 पे, अब आप उसको 700 मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर क्रिकेट है तो 700 नहीं है, लेकिन मार्केट है तो 700 ही है, 15,700 ही क्लोज है, बराबर ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी 2 क्वार्टर से एक तरह से नेगेटिव हो ही गई है, रेसेशन शुरू हो ही चुका है अमेरिका में। सो मेरा ये समझना है कि बाउंस बैक जो आएंगे उसमें अमेरिकी बाजारों में भी शुरुआती 1-2 बाउंस बैक में तो पक्की बिकवाली आएगी। उसके बाद अगर फैक्टर्स पॉजिटिव है, फैक्टर्स पॉजिटिव क्या हो सकते हैं? क्रूड आपका 110 105 आ जाए, 100 पे आ जाए। फैक्टर्स पॉजिटिव क्या हो सकता है? रशिया यूक्रेन में कुछ शांति हो जाए। फैक्टर्स पॉजिटिव क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा 8.5% से अचानक से अगली बार वाला जो 8 के नीचे आ जाए, 7, 7.25 आ जाए, करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस बार वो कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े भी नेगेटिव साइड पर आए लंबे समय बाद। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर ये हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी राहत वाली चीज़ है। उसके बाद फेड को 0.5% ही बढ़ाने से काम चल जाएगा, फिर से 0.5% नहीं बढ़ाना पड़ सकता। नहीं तो 28 साल में पहली बार 0.5% बढ़ाई है, कौन जाने इस बार फेड फिर से रिकॉर्ड बनाए कि लगातार 2 बार 0.5% बढ़ाने का, अभी तक का तो रिकॉर्ड है नहीं कभी। सो आई थिंक बहुत सारी अनिश्चितताओं में है हम। सो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन सबसे बेस्ट है, वेट एंड वॉच करेंगे। अच्छा, हमारे लिए कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी हो चुकी है, फेड की पॉलिसी हो चुकी है, और आज तो हमारी खैर वीकली एक्सपायरी भी है। हाँ, सारी चीज़ें एक साथ एक ही दिन में हो जाए तो बढ़िया है दीप वैसे। तो अब देखिए हमारे लिए क्या हो सकता है, रिकवरी होगी और होनी भी चाहिए। हमारे मार्केट भी बहुत ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉलिसी के पहले हम भी 16,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे खासे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें हैं दीप हमारे यहाँ पर। पहली चीज़, एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 11% पर आ चुकी है, ये लाइफ टाइम लो पर है, लाइफ टाइम लो पर, ठीक है। बिल्कुल। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 5% है, शॉर्ट पोजीशन 32-33% के ऊपर है, यानी कि एफआईज भरपूर मंदी के मूड में बैठे हुए हैं। 11% लॉन्ग, ये आपके कोविड के वक्त से भी नीचे की लॉन्ग पोजीशन है, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो पर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है। तो इंडेक्स में लीवरेज पोजीशन या फ्यूचर्स की बिकवाली अब ज्यादा नहीं होगी, वहां आप ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो आपके ओवरसोल्ड के नजदीक है, 0.7-0.75 के आसपास, ये भी ओवरसोल्ड के नजदीक है। सो इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग बनती है, इवेंट आपकी निकल गई तो आप ऊपर आएंगे। अब इस ऊपर आने में बड़ा सवाल है कि हम कहां तक जाएंगे और हमें क्या करना है। पहली चीज, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, हल्की फुल्की खरीदारी करेंगे, करनी भी चाहिए। देखो, फिर मैं आज कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी को मिक्स मत करिए। जो सबसे पहला सवाल का जवाब है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल। वो अमेरिका के मूड माहौल को देखकर। अब जो हम बात करें वो शॉर्ट टर्म आजकल की बात करें। तो आज के लिए तो एक बार आपका बाउंस बनेगा। ओके,
अब इस बाउंस में आपको दो जगह पहुंचना है जी। एक माफ कीजिएगा 15,850 15,900 ये पहला टारगेट है इस बाउंस वेव का। इसके पार निकल के टिक गए फिर हम तो 16,000 से 16,200 हमें तेजी में कब आना है? 16,200 के ऊपर बंद होने के बाद। जब तक आप 16,200 के ऊपर बंद नहीं हो रहे तब तक आप तेजी में जी। जब तक इंट्राडे में आप 16,000 के ऊपर नहीं जा रहे तब तक आप तेजी में जी। तब तक आपका जो ट्रेंड चल रहा है वही चल रहा है। सो पहली क्लोजिंग आपको 16,200 के ऊपर, और 16,200 कितना 500 पॉइंट ही तो यहाँ से ज़्यादा तो नहीं है। 500 पॉइंट अगर 3%, अब इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा ना दीप, राइट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 100 पॉइंट में तेजी हो जाए, ट्रेंड 100 पॉइंट में बदले, ट्रेंड तो बदलने में टाइम लगेगा। तो 16,200 सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग। अगर 16,200 हम क्लोज कर पाते, और वो आज का आज तो होना नहीं है, होगा तो अगले हफ्ते तक होगा। अगर 16,200 हम पार करके बंद हो जाते तो फिर आप ये मान सकते हैं कि 15,650 पे आपने एक टेम्परेरी बॉटम बना दिया, जिसको तोड़ने के लिए कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बाहर से कोई बड़ी खबर या कुछ ऐसा खराब चाहिए तो ही टूटेगा, तभी टूटेगा। वो आपका कंफर्ट आ गया। ठीक वैसा जैसा आपने पिछली बार 15,740 735 पे आपने बॉटम बनाया था और ऊपर भागे आप 1,000 पॉइंट। सो 1,000 पॉइंट भागने के प्रॉब्लम है कि भागने में 500 पॉइंट आपके नीचे के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आपको लेवल 16,200 का ध्यान में रखना है, लिख के रख लीजिए, नोट करके 16,200 16,200 16,200 16,200 के ऊपर से ही तेजी सोचना है। ओके। और वो हो जाए तो सोचना भी है, अच्छे से सोचना है, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज। अब आइए, आज की रिकवरी 850 900 तक की है। 900 के ऊपर टिकेंगे तो पहली बार ताकत का अंदाजा मिलेगा। और अब कमजोरी आपको तभी फील करनी है जब आप 15,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। अंडरस्टूड। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप फंसे हुए हैं और आपको लगा कि मैंने जो लॉन्ग ट्रेड किया गलती कर दी थी मेरी लाइफ में, आगे से नहीं करूंगा, इस तरह की अगर आपकी फीलिंग होती है, बचे हैं सर? हाँ हाँ है ना, क्यों नहीं, जितने शॉर्ट है उतने लॉन्ग है बचे तो है एक्चुअली, है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुसीबत तो जब भी आपकी ये फीलिंग आए, देखो होता क्या है, आपने ट्रेड ले लिया, फिर आपको लगा यार नहीं करना था, ये तो गलती हो गया, लग तो रही था अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, ट्रेंड भी खराब थे, मैंने ले लिया। और फिर अचानक से ऐसी खबर आती है, आपको एक गैप अप मिलता है ना, और थोड़ी तेजी, उस समय ना आपका मूड फिर वापस तेजी वाला हो जाता है। तब ये नहीं होता कि मुझे पोजीशन हल्की करनी है। सो मेरा पॉइंट है, अगर आपका जब ट्रेड लेने के बाद अगर कभी ये मन बना कि मेरा ट्रेड गलत हो गया था, तो ये आपको एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि जब आप वापस ऊपर आ रहा है तो आप हल्का करने के बारे में सोचें, ताकि आप फ्रेश एक व्यू ले पाए मार्केट में। सो जिसको जहां जहां मौका मिलता है, जो खाली है वो खरीद सकता है, लेकिन जो खाली नहीं है उसके लिए तो गोल्डन चांस है कि आप ऊपर में मिल रहा है तो आप अपनी पोजीशन जहां भी आप कम कर सकते हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं, स्टॉप लॉस के नजदीक है, कॉस्ट के नजदीक है, वो आपको बाजार के मूड माहौल को साथ में देख के बना है। तो ये सारी चीजें जिनके लिए आपको ध्यान में रखना है। तो एक ये आपकी स्ट्रेटजी होगी कि ऊपर में हल्का होना है, क्योंकि एक बार आप है ना, चाहे तो 15,900 से घूमे, चाहे 16,000 16,200 की रेंज में जाकर घूमे, ऊपर से एक बार वापस घूमना तो है आपको, क्योंकि वो सेलिंग तो आएगी ही आएगी, क्योंकि फंसे हुए ट्रेडर्स एक बार तो बेचेंगे। जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो एक बार ऊपर ले जाएगी, उस शॉर्ट कवरिंग में आप थोड़ा हल्का कीजिए, वापस अगर लगता है कि 15,650 के आसपास बाजार बॉटम बना रहा है, फिर खरीदारी कीजिए, वो वाली खरीदारी आपकी ज्यादा काम की होगी। ओके। तो उस हिसाब से आपको पोजिशनिंग करनी है। तो एक बार बाउंस बैक आएगा, वहां पर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट। एक और चीज दीप, आज सुबह सुबह देख रहा था कि चाइना ताइवान के बीच में भी छोटी मोटी चीजें चल रही हैं। हाँ। चाइना वहां पे उसके आसपास मिलिट्री एक्शन लेने के चक्कर में लग रहा है। सो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। और मैं इसलिए इग्नोर नहीं कर रहा कि थोड़ा हांगकांग ऊपर से नीचे आया, ताइवान ऊपर से नीचे आया, तो डाउ फ्यूचर 250 से 125 पॉइंट रहा, तो थोड़ा थोड़ा हमें सावधान रहना जरूरी है। देखिए 2 लाल में है ही है। सो आई थिंक मतलब मेरा पॉइंट ये कि फेड की मीटिंग के बाद डाउ बढ़ गया, डाउ फ्यूचर्स बढ़ गए, अच्छी बात है, हम भी बढ़ेंगे, लेकिन ये भी सोचना हमें जरूरी कि डाउ 3 दिन में 2,500 पॉइंट गया भी है ना, थोड़ा तो बाउंस बैक। हाँ, तो मैं ना आपको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डराने का काम मेरा है भी नहीं, वैसे भी मैं कभी करता है, लेकिन क्या है कभी कभी ये भी है कि आपको एकदम जोश में आ जाए भारी भरकम, सारा का सारा आज ही खरीद लेना है। और किसी भी लेवल पे खरीद लेना है, वो भी तो नहीं आने देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। करेक्ट सर, बस इतना ही। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये है आज का पूरा एक समझने के लिए कि किस तरह का सेटअप आपके लिए बन रहा है। दिन का सेटअप अलग है, लॉन्ग टर्म व्यू अलग है, ये दोनों का डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। आइए सर, फिर दिन के सेटअप की बात करते हैं। एक्सपायरी भी है वीकली, बताएं। ग्लोबल पॉजिटिव है, देख लो, सब बोलने के बाद पॉजिटिव रखा, मार्केट तो पॉजिटिव है, हाँ, जो है वो है। कोई दिन दीप ऐसा होता है जहाँ पे हम रोज
डेली वाली बात करते ही करते हैं जी। कभी कभी लॉन्ग टर्म वाली बात भी करनी जरूरी होती है। जब कई बार लोग बोलते हैं आप रोज वाली कमेंट्री करते हैं, लॉन्ग टर्म वाली कमेंट्री रोज नहीं की जाती। एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म वाली कमेंट्री करने के लिए कोई वो दिन होना चाहिए, कोई ट्रिगर होना चाहिए। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। हर रोज क्या लॉन्ग टर्म बदलेगा? Exactly. हर रोज तो शॉर्ट टर्म ही बदलता है ना, रोज के लेवल तो रोज ही बदलता है। इसलिए आज आपको लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटेजी दे दी है मैंने। अब शॉर्ट टर्म वाली, FI नेगेटिव, DI पॉजिटिव, FNO न्यूट्रल है, सेंटीमेंट कॉशियस है, ट्रेंड नेगेटिव है। निफ्टी सपोर्ट जोन 15,650, 15,725, कल जहां बंद हुए और कल का लो है इसी रेंज का है। 15,450, 15,550 अगला मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तरों पर 15,850, 15,900 पार किया तो 15,975, 16,075 जो बिकवाली की बढ़िया जगह बनेगी आपके लिए। अब 15,850, 15,900 पे ही रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, ये देखना होगा। एक्सपायरी का दिन है दीप, बाजार बहुत हल्के हैं, शॉर्ट्स भी हैं FIs के, थोड़े कवर होने की संभावना है भी इस मीटिंग के बाद, तो आज थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। बैंक निफ्टी 33,125 सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं, माफ करिएगा मुझे, बहुत लंबी वाली रेंज दी नीचे, सीधा 32,150, 32,450, बीच में छोटा सा 32,875 है, हल्का सा, लेकिन फिर मैंने सीधा तो खरीदारी की जगह, आई होप कि आज तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, ये आपके लिए लेवल है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 33,550, 33,750, ये दिन की छोटी रेंज है, यहाँ तक तो पहुंचने चाहिए, इसमें पहुंचेंगे भी। इसके बाद टीके करे तो 33,900 से 34,175 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी। और दीप एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पर रेंज दे रहा हूँ, खरीदना वही है जो हमेशा बोल रहे हैं, बैंक्स, ऑटो दो, ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा FMCG में सेलेक्टिवली लिकर स्टॉक। एक स्टैंस में बदलाव करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो होने की तैयारी में है वो है IT। अब मुझे लग रहा है कि IT थोड़े से 3-4% के और करेक्शन हो जाए, 5% का और हो जाए, या हो सकता है ये लेवल भी थोड़े थोड़े ठीक होने लगे। देखो कल भी आपका IT खराब ही बंद हुआ, करेक्ट। अब मुझे लग रहा है IT खरीदारी की रेंज में आने की तैयारी में, स्टॉक स्पेसिफिक जहां आपको IT शेयरों में वैल्यूएशन ठीक लगेगी, जो बहुत पिट गया, फॉर एग्जांपल मास्टेक है, कल 8% गिरा है, 7-8%, बहुत बढ़िया कंपनी है। अब मैं एक बार देखना होगा कि उसके वैल्यूएशन कहाँ है, कैसे है, लेकिन अब जो बहुत क्लास कंपनियां हैं आपकी, अब 4500 के बायबैक वाला TCS 3200 आ रहा है, 3,000 आ जाए तो लेना है, बिल्कुल लेना है ना। सो अब ये है ना, लेने के रेंज में आ रहे हैं, बेचने की रेंज में नहीं आ रहे। फर्क समझिए, अब तक लगातार हम बार बार कहते हैं IT बेचो, करेक्ट, मेटल बेचो, मेटल पे अभी भी मैंने व्यू बदला नहीं, IT पे अब धीमे धीमे हम बेचने से नीचे के लेवल पे खरीदने की व्यू में आएंगे। तो एक हल्का फुल्का और एक कोई आखिरी झटका लगना लग जाए IT में, तो वो लेने का टाइम है। अच्छा, दूसरा, ऑन एन एवरेज आपका 38% का करेक्शन होता है। 14 रेसेशन हुए अभी तक जी अमेरिका में, 14 बार बड़ी मंदी आई है। एवरेज मार्केट 38% घटता है, कोई 38% में कोई किसी समय 50% घट जाएगा, किसी समय 32% घटेगा। 38 मांग, नैस्डैक 33-34 तो घट गया। मैं तो एक्चुअली दीप सीरियसली सोच रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं बोला अभी तक कि मैं खुद उसको एक बार स्टडी कर लूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई कर ली जाए तो धीरे धीरे नैस्डैक में SIP करने का वक्त आ रहा है सर, वहाँ शिफ्ट करनी चाहिए। कि अगर नैस्डैक आपका 33-34% हो गया, समझिए कितना होगा, 50% हो जाएगा। 35% से 50% की रेंज में अगर 15% नैस्डैक और गिरता है, तो क्या आपको शिफ्ट नहीं करनी चाहिए? और सस्ते दाम में मिल रहा है, तो SIP के तौर पे एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट नैस्डैक का सिर्फ हो सकता है। बिल्कुल मौके बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी। दीप मेरे बहुत पीछे पड़ा है कि सर एक वो शो कर लेते हैं म्यूचुअल फंड वाला, आपके पसंद के म्यूचुअल फंड बताओ। 3-4 दिन से दीप मेरे बहुत पीछे पड़े। मैं बोल रहा हूँ दीप थोड़ा रुको। तो आपने जब बोला तो मैंने ये सोचना शुरू किया। तो एक आइडिया मेरे दिमाग में नैस्डैक की शिफ्ट आ रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, करूँगा। अच्छा समझ में आया कि हाँ वाकई में करने जैसा माहौल बन रहा है, तो मैं बताऊँगा। सो इन्वेस्टमेंट आइडिया आएंगे, आपको पैसे बचा के रखने जी, मौके तो मिलेंगे, पैसे भी बनेंगे। हर बार आर्थिक मंदी जितनी बार आई, 14 बार, उसके बाद में बाजार जब बढ़े तो पुराने लेवल से ऊपर ही है, बिल्कुल है ना। तो मार्केट तेजी भी होगी, सब कुछ होगी, अपनी पोजीशनिंग प्रॉपर कर लेंगे ना, बस ठीक है, बस वही। चलिए अब सपोर्ट लेवल दे देता हूँ दीप। निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 15,675, 650, 625 तीन छोटे लेवल, 550, 500 मीडियम लेवल, और 15,450, 15,375 फाइनल लेवल। ऊपर की तरफ 15,735, 775 दो छोटे लेवल, 850 और 900 मीडियम लेवल, इसके पार निकलकर टिके 975, 16,000 और 16,075 फाइनल लेवल ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 33,300 पर आप बंद हुए। 33,250, 200 और 125 तीन छोटे लेवल हैं। 33,000 और 32,875 मीडियम लेवल है। आगे बड़े लेवल्स की जरूरत नहीं है, खाली नोट करके रख लें। 32,450, 32,375 और 32,150, ये बैंक निफ्टी।
ऊपर कितना जा सकते हैं 33,400 पहला लेवल है, उसके बाद 550 और 625 ये छोटे लेवल समझ के चलिए, 750 मीडियम लेवल है, 33,900, 34,000, 34,175 और 34,350 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में ऊपर तक के बनते हैं आज और अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अब आइए एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 11% के आसपास है, बचा कुछ बेच के जीरो हो जाओ, करेक्ट, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, वैसा है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड लेवल के आसपास ही हम बात कर चुके हैं, विक्स 1% बढ़कर आया है, वो ठीक है जी। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए आज के बड़े लेवल्स और सपोर्ट्स। अब बताएं सर मौजूदा पोजीशन क्या करनी है, क्योंकि लग रहा है एक ठीक ठाक गैप अप तो हो सकता है ओपनिंग पे। 15,650 ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस अब यही है। ठीक है, कल के लोस को, पिछले 3 दिनों के लोस को अगर आप तोड़ते हैं तो फिर थैंक यू कर लीजिए। ओके। गैप से खुलने के बाद ये नहीं टूटना चाहिए, अगर ये गया तो फिर गया, फिर आप 15,200 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ 15,200, आपने सही सुना। ओह बड़ा लेवल आ गया सर एकदम से। मैं हल्के से बोल गया तो मैंने कहा कि नोटिस करवा देता हूँ, कभी कभी हल्के, जिसने सुन ली नहीं सुनी 15,650 बहुत क्रूशियल है जी, क्रूशियल है। 15,650 के नीचे कल के क्लोजिंग को मैं 15,700 ही मान रहा हूँ। अब वो कल 8-10 3 में बात भी कर रहे थे हाँ। कि इस क्लोजिंग को आप समझ नहीं सकते कि 700 के नीचे बंद हुआ है, 700 के ऊपर हुआ या 700 पे हुआ, तो एक दिन और देख लिया जाए। अगर आज एक नेगेटिव क्लोजिंग होती है, 15,650 के नीचे क्लोजिंग होती है, तो फिर रखने का कोई मतलब नहीं, थैंक यू। बैंक निफ्टी वही एग्जैक्टली 32,950, इसके नीचे इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे स्टॉप लॉस, आज दोनों का स्टॉप लॉस बहुत क्रिस्टल क्लियर है और यही लगाना है, यही लगाना है। हाँ, ओके, इसमें बदलाव, कई बार मैं आपको छूट देता हूँ स्टॉप लॉस बदल के, आज नहीं दे रहा। अच्छा, यही लगाना है एग्जैक्ट, स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यही लगाना है। ठीक है, रिस्क एक ही है कि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से कभी कभी एक आध नॉर्मल मूव आ जाता है, तो लेकिन मैं उसको प्राइस इन करके मान के चल रहा हूँ, फिर भी अपने को यही रखना है स्टॉप लॉस। डिसिप्लिन जरूरी है दीप, वो तो फॉलो करना, डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है ना। इस लेवल पे आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए। क्या होता है कि ना, आप समझो आप 18,000 से लोगे या 17,500 17,000 से लोगे, आप संभालते रहते, वो आखिरी के 500 पॉइंट संभालना ही सबसे भारी पड़ता है ना। करेक्ट, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आप 7 खा लोगे, 8 खा लोगे, तो अगर आपके को खाने 10 है तो आखिर के 2 ही भारी पड़ते हैं। करेक्ट, कितने ही अच्छा लगे, लेकिन वो फिर खाए नहीं जाते। सेम सिचुएशन इधर है, आप 1,500 पॉइंट की मंदी संभाल सकते हो, आखिरी 500 पॉइंट में वही है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन रखना जरूरी है। ठीक है सर। और अच्छा, स्टॉक्स की प्राइसेस में नुकसान जो होता है ना, वो आखिरी 500 पॉइंट में सबसे ज्यादा होता है। अब आप कल का एक मैं आपको डेटा बताऊं, एक तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन मार्च 2020 के बाद के सबसे लो है। कल का एक डेटा निकालेगा, आशीष भी हमारे साथ बैठा। आशीष, कल कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स है वो मेरे ख्याल से 2020 के बाद के लोएस्ट वॉल्यूम है। कल मार्केट कम हो गई, एक्टिविटी कम है, कम वॉल्यूम पे। तो होता क्या है, ये बताने के पीछे पर्पस है कि आखिरी जो फॉल होता है ना, या जब फॉल किसी एक लेवल से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करता है, वो बिना वॉल्यूम के गिरते हैं, तभी ज्यादा गिरते हैं, वॉल्यूम है exactly, बिना वॉल्यूम के ज्यादा। तो इसलिए आपको वो डिसिप्लिन रखेंगे ना, क्योंकि क्या होता है, बिना वॉल्यूम के गिरने का मतलब अगर कोई एग्रेसिव सेलर है तो उसकी इंपैक्ट कॉस्ट बहुत आती है। यही अगर स्टॉक आप बेचे, आराम से बिक जाता है, नहीं तो आपको बेचने में बहुत भाव तोड़कर बेचना पड़ता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटा जो ध्यान में रखने वाली बात है। शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस इंट्राडे 15,900 है, क्लोजिंग 16,200 है। चाहे तो इंट्राडे आप 16,000 भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, नहीं तो 3 दिनों का हाई हमने 15,900 पार नहीं किया, वहां रख लीजिए। बैंक निफ्टी 33,800 है इंट्राडे, 3 दिनों का हाई 33,800 है, वो पार नहीं किया, वो रख सकते हैं। चाहे तो आप 34,000 रख लीजिए, क्लोजिंग बेसिस पे 34,000 है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, यही रखा जाएगा। इंट्राडे में चाहे तो आप 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा पर। 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा दीजिए, 16,000 कर दीजिए। बैंक निफ्टी चाहे तो आप 33,800 कीजिए, 34,000 आपकी मर्जी पर। 34 से 34,500 से नहीं, इंट्राडे 34,000, क्लोजिंग 34,500 परफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉप लॉस नहीं छेड़ेंगे, इंट्राडे 34,000 तक ले जा सकते हैं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। अब आइए नई पोजीशन। एग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी खरीदें, 15,650 का स्टॉप लॉस होगा, 15,735, 775, 850 3 छोटे टारगेट, 900, 975 और 16,000 ये फाइनल टारगेट, जिसके लिए आज डे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी है। जो लोग बेचना चाहते हैं 15,850 से मूड बनाए। मूड बनाने का मतलब नहीं कि बेच दे, तो कहते हैं नहीं, सुमित जी और बाकी सब लोग ध्यान रखना, वहाँ 15,850 पे ध्यान रखिए। मैं भी सेफ चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर अगर आपको लगता है डाउ फ्यूचर ढीले होने लग रहे हैं, बाकी बाजार थोड़े ढीले हो रहे हैं, तो वहाँ बेचना शुरू करें, नहीं तो वहाँ पर ध्यान रखें। 15,900 के आसपास बेचना शुरू करें, 950 पे और 975 पे और बेचे। बेसिकली ये बेचने की रेंज है आपके लिए, 850 से 975, 16,075 स्टॉप लॉस होगा आपका। टारगेट जो बनेंगे वो 15,800, 775, 740 ये 3 छोटे टारगेट,
675, 650 और 625 मीडियम टारगेट, 550 और 500 फाइनल टारगेट अगर आए तो। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दी रहा है आज। बैंक निफ्टी एक हमारा स्टैंडर्ड है, वो चलेगा, चलता रहेगा जब तक अगर नहीं आया भाव, या फिर बैंक निफ्टी बॉटम बना दे 33,000 पे घूम जाए, ये कंफर्म हो जाए। और वो ये 3 दिनों से दे रहा हूँ, आ नहीं रहा, और नहीं दे रहा हूँ इसलिए आ भी नहीं रहा, इसलिए चौथे दिन भी दूंगा। 32,150, 32,450 की रेंज में जब भी बैंक निफ्टी आए एक चांस लीजिएगा खरीदने का। 32,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 32,850, 33,000, 33,125, 33,200, 33,400 तक के सारे लेवल से जिसके लिए वहाँ खरीदना है। ये ज्ञान के पर्पज से याद रखने के लिए आज से अलग से रख लीजिए। अब आज की एक्शनेबल स्ट्रेटजी, एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी खरीदिए 32,950 के स्टॉप लॉस के साथ। 33,125 वैसे लो है 3-4 दिनों का, लेकिन थोड़ा सा नीचे 32,950 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है। इसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग भी काट लेनी है और शॉर्ट भी करना है, डबल। ओके, डबल लॉन्ग, डबल लॉन्ग का डबल शॉर्ट, हाँ डबल शॉर्ट। ठीक है, ऊपर 33,400, 33,550 दो छोटे टारगेट, 33,625, 33,750 दो मीडियम टारगेट, और उसके बाद 33,900 से 34,000 बड़े फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। 34,000 के ऊपर फिलहाल देख नहीं रहा, निकला तो 34,500 तक की यात्रा करेगा, तब की तब देखी जाएगी। बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, हाँ अब ये भी ट्रिकी है दीप। बेचने का मन वैसे एक बार आपका 33,550, 600 के आसपास भी हो सकता है, लालच आ सकता है, कर भी सकते हैं, लेकिन ग्लोबल देखकर उस समय वहां पर अभी नहीं, क्योंकि देखिए आप 33,350 के आसपास बंद हुए, करेक्ट, तो कम से कम 200-300 पॉइंट तो बढ़ेंगे ना, इतना तो बैंक, और बैंक निफ्टी से तो हमारा वैसे भी प्यार है, हाँ। और बढ़ने में आगे भी रहता है, इसलिए मैं बेचने के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करना चाहता। 33,750, 33,900 की रेंज में बेचेंगे तो सेफ है। 34,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का है। टारगेट जो बनेगा 33,700, 33,625 दो छोटे टारगेट, 33,550, 33,400 और 33,300 मीडियम टारगेट है। 33,250, 33,125 और 33,000 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। थैंक यू। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों तरफ के मौके दिए गए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, इस पर आप रखें नजर। बैन लिस्ट, इंडिया बुल्स, आरबीएल, डेल्टा, ये 3 बैन में कुछ नया एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, डेटा थोड़ा और समझाएं सर। कैश का तो आपने बात करी, बट वायदा कारोबार का डेटा क्या कह रहा है? वायदा कारोबार का डेटा में दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 15,700 और 15,800। नीचे की तरफ 15,700, 15,700 के नीचे निकले कमजोरी फील, मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा फील करना शुरू कर दीजिएगा कि हम और ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। 15,700 के नीचे ट्रेड कर, 15,800 के ऊपर है तो वहाँ से आप मजबूती फील कीजिए, अभी मत करिए। ये अभी जो दिख रहा है ये मजबूत नहीं है, 15,800 के ऊपर मजबूत है। 15,800 के ऊपर टिके तो 50 पॉइंट, 15,850, 15,900 ये आपका बनेगा। 15,700 के नीचे गए तो 50 ये बनेगा, तो 50 पॉइंट। तो ब्रॉडली रेंज आपकी 15,650, 15,700 आपकी सपोर्ट रेंज होगी, 850, 900 आपकी रुकावट की रेंज होगी ऊपर की तरफ। ये आप लेकर चलें निफ्टी पर डेटा के लिहाज से। 16,000 माउंट एवरेस्ट है, 83 लाख शेयर, 83 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़ा है वहां पे सीना तान के। जब तक इन्हें डर न लगे तब तक मार्केट ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो 16,000 आपके लिए माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट हर कोई चढ़ नहीं सकता, आप जानते हैं, ठीक है। और नीचे 15,700 आपके लिए क्रूशियल लेवल। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है इंपॉर्टेंट, नीचे 33,000, ऊपर 34,000। 33,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19 लाख शेयर, 34,000 पर 23 लाख शेयरों का लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसी रेंज में टाइम पास करना है। आज के लिए ट्रेंड डिसाइडर आपका 33,500 है। 33,500 से गिनेगा आप तेजी, 160 पॉइंट बैंक निफ्टी पे बढ़ जाए तो भी आप न्यूट्रल है। 33,500 से आप तेजी बनेंगे क्योंकि आप 33,340 पे बंद हुए हैं, राइट। तो 160 पॉइंट बढ़ने पर भी आप तेज नहीं है। ओके, हाँ, तो अपने ध्यान में ये रखना है कि कहाँ से अपनी तेजी है। बैंक निफ्टी में तो वो मामला सीधा 16,800 से 15,800 से आता है। तो इसलिए ये लेवल्स ध्यान में रख के आप ट्रेड कर लीजिए जी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज की स्ट्रैटेजी, वीकली एक्सपायरी भी है, उस पर भी है हमारी नज़र। आइए डाल देते हैं नज़र आज के खबरों वाले शेयर्स पर और साथ ही इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज नोट्स पर भी। अरमान, कुशल और साथ ही आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रिगर्स में सबसे पहले एक एक्स डेट्स हैं। एक्स डेट जो अपोलो टायर्स हैं जिसमें डिविडेंड 3.25 का, और कॉस्मो फिल्म्स हैं जो बोनस इशू है 1:2 का। खबरों में यूपीएल पर ध्यान रखिएगा जिसमें एनसीएलटी से जो है बैंकरप्ट कंपनी है कुडोस केमी, उनके अधिग्रहण को उनको मंजूरी मिल चुकी है और ये उनका अधिग्रहण अपनी सब्सिडरी के जरिए लगभग 240 करोड़ में करेंगे और इसमें जो निवेश किया जाएगा 240 करोड़ वो 2 साल के अंतराल में किया जाएगा। इंटरग्लोबल एविएशन और स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा। जो अब एटीएफ की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर आ चुकी हैं और आज से जो अब जो नई कीमतें हैं वो लगभग जो 1 जून से कीमतें थी वो लगभग 16% ऊपर हैं जो अब से लागू हो जाएगी।
SBI पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अब होम लोन के लिए जो मिनिमम रेट्स है वो 7.05% से बढ़ाकर 7.55% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया गया है। और अंत में उसी के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो 2 करोड़ तक का जो टर्म डिपॉजिट है वहां पर जो दरें हैं वो 0.4% से बढ़ा दी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। कुशल, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीप, कुछ ही इम्पॉर्टेंट खबरें भी हैं। इनफैक्ट जो अगर सूची को जोड़ा जाए तो उसमें रिलायंस और जोमेटो पर फोकस रखिए, क्योंकि स्पेसिफिकली जियो बीपी और जोमेटो के बीच करार हुआ है ईवी मोबिलिटी सर्विसेज मुहैया कराने के लिए। इस करार के तहत जियो बीपी के जो स्टेशंस हैं वहाँ पर जो बैटरी स्वैप स्टेशंस हैं उसका इस्तेमाल जोमेटो कर पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जोमेटो के पर्सपेक्टिव से आप लार्जली समझ सकते हैं। श्रीराम ग्रुप यहाँ पर आरबीआई से एमलगमेशन स्कीम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको मिलता हुआ नजर आया है। तो काफ़ी सारी इनकी कंपनियां हैं और इनके शेयर होल्डर्स के बीच में जो एमलगमेशन होना था उसको लेकर आरबीआई से अब एक क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। फंड एक्शन है जिसमें वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.35% यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी खरीदी है। 14 जून को ओपन मार्केट से ये स्टेक खरीदा गया था और अब कुल हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 5.25% हो गई है। पिछली बार ये जो हिस्सेदारी है 4.91% थी। ज्योति लैब्स अंत में, जहाँ पर नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने लगभग 0.18% हिस्सेदारी बढ़ाई है अपनी, और यहाँ पर 14 जून को ये भी ट्रांजैक्शन हुए थे और अब हिस्सेदारी 4.88% से बढ़कर 5.06% होती हुई दिख रही है। तो पॉजिटिव फंड एक्शन दोनों वोल्टाम और ज्योति लैब्स के लिए। बिल्कुल, तो कुछ फंड एक्शन हुआ है और साथ ही कई सारी खबरें हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़िया रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को जो है अपग्रेड कर दिया है। पहले न्यूट्रल की राय देते थे, अब ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। साथ में लक्ष्य में भी देखें तो काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी की है, 2575 से बढ़ाकर 3170 कर दिया है। 2596 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि रिफाइनिंग कारोबार में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते पूरा भरोसा बना हुआ है कि आगे भी ग्रोथ बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्रेडिट स्विस इस स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है 2510 रुपए का। लेकिन बढ़िया रिपोर्ट्स आई है मारुति पर। यहाँ पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 7853 की क्लोजिंग है, 10,250 रुपए का लक्ष्य दे रहे हो। मान रहे पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी का प्रदर्शन कमजोर देखने को मिला है। हिस्टोरिकल लो मार्जिन जो है कंपनी ने रिकॉर्ड किए, लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो इनके लागत खर्च में जो है कमी आ रही है। और साथ में पीवी की बिक्री में एक बढ़िया पिकअप है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बेट कर रहे हैं। खरीदारी किराए दे रहे 10,250 रुपए के लक्ष्य के लिए। और साथ में देखें तो मारुति पर क्रेडिट स्विस भी काफी ज्यादा बुलिश है, क्योंकि इन्होंने भी जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया 10,103 रुपए का। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और पीवी स्टॉक है टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 414 रुपए की क्लोजिंग है, 471 रुपए का लक्ष्य दिया है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दिया है, थोड़ा ज्यादा लक्ष्य दिया है, इनसे थोड़ा सा कम दिया है, 438 रुपए का जो है वो लक्ष्य दिया है। एनटीपीसी एचएसबीसी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 185 के लक्ष्य के लिए, 148 की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। बीपीसीएल पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 565 से घटाकर 510 कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट क्रेडिट स्विस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 300 रुपए के लक्ष्य के लिए, 221 की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि आईपीएल राइट्स ना मिलना कंपनी के लिए कुछ खराब नहीं है इसमें। और इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक आपको 25% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। और अंत में ऑयल इंडिया, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 370 के लक्ष्य के लिए। तो सबसे तगड़ी रिपोर्ट तो आज रिलायंस पे ही है। रिलायंस और मारुति भी बढ़िया सर। जेपी मॉर्गन 3170, मेरे ख्याल 3000 के ऊपर के टारगेट पहले भी आए हैं क्या किसी के? मुझे याद नहीं आता। रिलायंस पर नहीं सर, नहीं 3000 से ऊपर के टारगेट जहाँ तक पहली बार ही आए। 3170 जेपी मॉर्गन रिलायंस और 10,000 के पार 10,250 जेफरीज मारुति। आइए देखते हैं इन रिपोर्ट्स पर क्या कुछ एक्शन होता है, लेकिन एक्शन के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। स्वागत करते हैं उनका पिक ऑफ द डे के साथ। सुप्रभात बंसल जी, शुरुआत करें।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। कल के सत्र में टूवर्ड्स क्लोजिंग इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था। 2115 2115 का स्टॉप लॉस है और 2221 के टारगेट के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। ओके, 2221 का टारगेट और 2115 का स्टॉप लॉस, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये खरीदारी करें आपके लिए। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, आपसे भी पिक ऑफ द डे। एक मिनट, कुणाल जी कहाँ हैं? आ गए हैं ना? हाँ कुणाल जी, ये आपके कपड़ों का चयन आजकल कौन कर रहा है? इतने बेहतरीन रंग। देखिए, जो आमतौर पर जो लोगों को, पुरुषों को रंग की समझ है, आप उसमें अपवाद तो होंगे नहीं, तो आप तो इतना बढ़िया काम कर नहीं सकते। दो चीजें, कौन कर रहा है और इस शर्ट जो आपने पहनी इसके रंग का नाम बताएं। अनिल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनिल जी देखिए, मैंने आपके आदेश का कैसे पालन किया अनिल जी। जी, आप ये जो यूनिफॉर्म कोड को लेकर कुछ गंभीर होते हुए मुझे नजर आए अनिल जी। हाँ। तो आज थर्सडे के दिन भी मैं टाई लगाकर आया हूं अनिल जी। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। अनिल जी, ये तो बाई डिफॉल्ट है अनिल जी, जो सामने दिख जाता है अनिल जी वही पहन लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, यही तो स्ट्रेटजी। अनिल जी, इसके पीछे कोई किसी तरह का कोई योजना नहीं है। ओके, चलिए यही योजना बनाए रखें बाय डिफॉल्ट, जो हाथ में आ जाए। लेकिन आप स्मार्ट लग रहे हैं, और ये बताना इसलिए भी जरूरी ताकि अगले गुरुवार भी आप टाई लगाएं। जी अनिल जी देखिए, आपके डीएनए में तो बाजार है, ये तो सब जानते हैं अनिल जी, लेकिन आप डीएनए में कहां से आ गए अनिल जी? कल आपको डीएनए में पाया गया। बिल्कुल कुणाल जी, कल एक विशेष आयोजन था जो दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ माहौल बना हुआ है, सारे बाजार गिर रहे हैं, सारी एसेट क्लास नीचे थे, तो उस पर डीएनए का विशेष संस्करण था कल, ये विशेष आयोजन था। तो सुधीर जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो काफ़ी फर्क यही है, वैसे हम रोज बात करते हैं, लगभग वही बात होती है, लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पर ज़्यादा दर्शकों के साथ मुलाकात करने का एक मौका मिलता है, तो अच्छी बात है। मुझे ये सुन के भी अच्छा लगा कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जो न सिर्फ दिन में जी बिजनेस देखते हैं बल्कि रात को डीएनए के बड़े फैन हैं। बिल्कुल सर। मतलब, और वो प्रोग्राम भी वैसा है, Exactly. लाजवाब है। तो अगर आपने भी देखा है कुणाल जी, वाह, धन्यवाद। अब बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, अनिल जी देखिए, मैंने देखा भी, और अनिल जी मैंने एक चीज नोट की। आप तो जानते हैं अनिल जी, पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं यूएस मार्केट का कवरेज देख रहा हूं जी। अनिल जी, बहुत जबरदस्त फर्क है अनिल जी। आप जिस तरह समझा रहे थे इन्फ्लेशन कल, और जिस तरह वहां बताया जाता है अनिल जी, उसमें बहुत जबरदस्त फर्क है। तो अनिल जी, कभी आप टीवी देखते हैं तो आपको नहीं लगता इस एंकर ने गलती कर दी, या इसको इस तरह बोलना चाहिए था? इस तरह के भाव आते होंगे अनिल जी आपके मन में? हाँ, सबसे पहले तो यही आता है कि अपने कितनी गलतियां कर रहे हैं, खुद का देख ले तो काम हो जाता है। अभी सुबह सुबह याद मत दिलाओ कुणाल जी, अपनी गलतियां ही बहुत है। अभी 3 दिन पहले तो इंडिया बुल्स का कॉल बंद करवाया जो दिया हुआ था इतने टाइम से, सर पे इतना बोझ था। तो सब ह्यूमन बीइंग है, सब गलतियां करते हैं, हमें अपनी देखनी है दूसरों की देखनी, यही डिसाइड करना है। तो ठीक है, अपनी देख ले तो अपने आप लेवल पे रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी कैपेसिटी से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, फिर भी हो जाती है, गलतियां होती है। चलिए कोई बात नहीं, बताएं सर। अरे जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। कल भी बस इसने ब्रेकआउट दे ही दिया था, लेकिन फिर बाजार के साथ नीचे आकर के बंद हुआ, तो ब्रेकआउट नहीं आया। लेकिन मुझे उम्मीद है अनिल जी, आज ये स्टॉक 400 को पार करके एक ब्रेकआउट देगा, और यदि ऐसा होता है तो स्टॉक में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। तो एक कंडीशनल बाय है कि 402 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक टिक जाए कैश मार्केट में तो खरीदारी करें, और पहला टारगेट होगा 415 रुपए का, 415 का पहला टारगेट, और 426 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए बलरामपुर चीनी में खरीदारी करें। और 402 को पार करने पर खरीदना है, तब स्टॉप लॉस क्या होगा कुणाल जी? जी अनिल जी, स्टॉप लॉस रखना है 395 रुपए पर, 395। ओके, परफेक्ट। 402 के ऊपर खरीदे, 395 का स्टॉप लॉस, 415 और 426 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। कुणाल जी और राकेश जी ने कल एक शाम को एस्ट्रोलॉजर के साथ ज्वाइंट कॉल किया जी, और उन्होंने बताया इन्हें कि बी लेटर का स्टॉक आपके लिए कल शुभ रहेगा। फिर एक ने बालकृष्णा ले लिया, दूसरे ने बलरामपुर चीनी। ऐसी विश्वस्त सूत्रों से पता चली है हमें खबर। तो 2 बी वाले स्टॉक इसी वजह से आज इनकी टीम में शामिल हो पाए हैं। आइए, तैयार है हमारे साथ किरण जी भी। किरण जी सुप्रभात।
सुप्रभात अनिल जी। दीप सुप्रभात। देखिए मेरा तो नोटा रहेगा आज के अच्छे माहौल में भी। मुझे लगता है कि ये पुलबैक से जो खुलेगा उसके बाद थोड़ा देखना चाहिए कि सस्टेन होता है क्या नहीं, और उसके बाद ही पोजीशन लेनी चाहिए। अभी के लिए कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, मेरे रडार पे कोई स्टॉक्स नहीं है, तो मैं नोटा का इस्तेमाल करना चाहूंगा। अतनी नोटा का करें इस्तेमाल, ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक करेक्शन के बाद दीपक नाइट्रेट के अंदर यहाँ से बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने एक तेजी का मूव दिखाया है और कल भी स्टॉक ने एक क्लोजिंग हाई पर डे हाइस के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो दीपक नाइट्रेट के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1880 रुपए से लेके 1900 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करें दीपक नाइट्रेट को 1840-1850 के बीच में, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 1825 का और ऊपर में टारगेट 1880-1900 रुपए तक के लेवल दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। वंडरफुल। तो दीपक नाइट्रेट में करें खरीदारी, एक रिकवरी के लिए है तैयार है। पालिया साहब भी सुप्रभात। पालिया साहब बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे रहेगी फार्मा स्टॉक से और उसमें हमें डिवीज लैब यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक 7 से 8 दिन एक लोअर रेंज पे एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक में कल के सेशन में जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, अब स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि अब जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिख रहे हैं, डिवीज लैब फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 3582 के आसपास कल का क्लोज है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 3555 का और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 3630 से लेकर 3640 तक के। ओके, 3630-3640 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको डिवीज लैब में। राय पालिया साहब की। सेठी साहब भी हमारे साथ है तैयार। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी कल फेड की मीटिंग हुई, 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया जो कि मोर और लेस दुनिया भर ने माना हुआ था। बाकी उनकी कमेंट्री में उन्होंने कहा कि 75 बेसिस पॉइंट नॉर्मल नहीं रहेगा, मतलब हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में 50 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं। बाकी बाजार एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। यूएस में डाउ जोन्स हमने देखा पिछले 5 दिन में 10% से ज्यादा का करेक्शन हो गया, तो उसके कारण से भी एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार में। और हमारे बाजार भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, तो एक रिलीफ रैली को प्ले करना है। हालांकि गैप अप खुलने के बाद वो सस्टेन करना है, वो अपने को डाउ जोन्स पे भी नजर रखनी पड़ेगी, डाउ फ्यूचर्स पे। तो ऑल इन ऑल एक रिलीफ रैली को एक्सपेक्ट करते हुए खरीदारी करने की सलाह है। आज का पिक ऑफ द डे है डोमेस्टिक सेंट्रेड बिजनेस चंबल फर्टिलाइजर। ये स्टॉक कल 320 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है जिस तरीके से एक तो सब शेयरों में पिटाई तो हुई है हर एक सेक्टर के, बट मानसून एक नॉर्मल हो रहा है तो उसका फायदा होना है। बाकी इन लेवल्स पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। 330 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस रखना है। 315 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट। राय है सेठी साहब की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की। और जैसा तो आप जानते हैं सेठी साहब के पास तो एफएनओ स्टॉक्स का खजाना रहता है, तो कुछ और पिक्स मैं लूंगा सेठी साहब से। और उससे पहले वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा पॉलीकैब इंडिया। 2218-19 के आसपास का बंद है। 2150 का एक मल्टीपल बॉटम बना है परसों में, और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा बाउंस बैक ये लेवल पे देखने को मिल सकता है। 2218 से 2200 में बाय करेंगे। 2180 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 2330-340 तक की अप मूव दे सकता है, लगभग 100-120 रुपए की 1 से 2 दिनों में। ओके, 2218 के आसपास बंद हुआ है। 2180 का स्टॉप लॉस है। 2330-2340 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी पॉलीकैब में। ये राय है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। बता दूं आपको, वैसे तो पता ही होगा, वायदा कारोबार में है पॉलीकैब। लेवल्स कैश मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन में जितने भी आपको पिक ऑफ द डे मिलती है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स कैश के ही लेवल देते हैं, फ्यूचर्स के नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आइए सेठी साहब से पूछ लेते हैं उनकी पसंद के कुछ और शेयर। सेठी साहब, चंबल के अलावा क्या पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा एफ&ओ स्पेस से। आज जो दूसरा स्टॉक आफ्टर चंबल फर्टिलाइजर वो बैंकिंग स्टॉक, मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक पे आज खरीदारी करनी चाहिए 705 के टारगेट के लिए, 680 का स्टॉप लॉस। फिर एनबीएफसीज अच्छे लग रहे हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज मुझे लगता है इस रिकवरी को लीड करेंगे, तो वहां से मैंने दिग्गज एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉट द बैंक, एचडीएफसी को पिक किया है। 2105 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 2150 का टारगेट, 2075 का स्टॉप लॉस। फिर फोर्थ स्टॉक है ऑटो सेक्टर से एम&एम।
महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों की बाजार की गिरावट में, पूरा ऑटो सेक्टर ही अच्छा कर रहा था, बट विद इन द स्पेस ऑल्सो इसने एक आउट परफॉर्म किया। मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहना चाहिए। 1025 पे बंद हुआ, 1050 का टारगेट, 1010 का स्टॉप लॉस। और फाइनली और आईटी सेक्टर जो कि काफी पिट चुका है और कल नैस्डैक में भी एक जबरदस्त उछाल देखा गया, मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस बैक ड्यू है। तो यहाँ से मैंने आज पिक किया एम्फेसिस को, जो कि 2340 पे कल बंद हुआ है, 2400 का टारगेट और 2320 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए सारे के सारे 4 और स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करने की राय आती हुई सेठी साहब की तरफ से आती दिखी। तो ये हैं स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर। रिकवरी की लीडरशिप क्या रिलायंस से आ सकती है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि आज एक बड़ी रिपोर्ट आती दिखी जहां 3150 के टारगेट आ रहे हैं। पालिया साहब चार्ट देखिए, राय दीजिए। अनिल जी, स्टॉक का नेम स्किप हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है। उन्होंने पुराना टारगेट जो 2575 का था उसे बदलकर 3170 का टारगेट रखा है। मेरे ख्याल से पहला टारगेट, जहां तक मेरी नॉलेज में, हो सकता है ध्यान ना हो, लेकिन मुझे लगता है 3000 के ऊपर का टारगेट पहली बार ही आया है रिलायंस पर। जरा इसके चार्ट्स देखें सर। अनिल जी देखिए, ये कुछ है कि ऐसे स्टॉक है जो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन एंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी एक स्टॉक है। और जो पिछले 2-3 दिन में हमने जो एक करेक्टिव एक्शन देखा, ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है और करेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने की। हमें लगता है यहाँ पे 2550 एक स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल होल्ड रहते हैं मार्केट में तो रिलायंस में वापस एक अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो ऊपर के टारगेट हमें लगता है इमीडिएट बेसिस पे 2660 तक के आते हुए दिख सकते हैं। अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो स्टॉक में वापस से जो एक अप ट्रेंड बना था वो रिज्यूम होते हुए दिख सकता है और 2750 तक की भी अपसाइड इसमें वापस आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो 2550 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है और स्टॉक में स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। बिल्कुल अच्छा सपोर्ट दिखा रहा था रिलायंस, उसके बाद थोड़ा फिसला भी है बाजार की गिरावट के साथ। अब देखते हैं वापस लीडरशिप आती है या नहीं। सेठी साहब, एविएशन काउंटर्स पर क्या राय रहेगी सर? वैसे तो एक तरफ एयर ट्रैवल डिमांड काफ़ी मजबूत है, पर 15% से एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी हुई और सबसे बड़ा खर्च भी एयरलाइंस के लिए यही होता है। कितना इम्पैक्ट आ सकता है सर ये जो फ्यूल प्राइसेस उनके बढ़े, रिकॉर्ड स्तर पर अब आ गए? नहीं, डेफिनेटली बहुत ही बड़ा नेगेटिव है ये 15% एटीएफ के प्राइसेस बढ़ना, और जो कि इनका मेजर कॉस्ट कंपोनेंट है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब एक आज अच्छे बाजार के बावजूद भी मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होनी चाहिए। तो हाल फिलहाल मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और इंटरग्लोब और स्पाइसजेट दूर रहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल, सबसे बड़ा खर्च जो एयरलाइंस का होता है वो फ्यूल प्राइस को लेकर ही होता है। यूपीएल, इस पर भी लेते हैं राय सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, कुडोस केमिकल के अधिग्रहण को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है, 240 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। थोड़ा वैसे कमजोर रहा है यूपीएल भी, 700 के आसपास है। क्या राय है सर इसके चार्ट पर? दीपांशु, यूपीएल के अंदर मेरे को दीपांशु आवाज आ रही है? बिल्कुल सुमित जी, बताएं। यूपीएल, हाँ दीपांशु, यूपीएल के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया है। स्टॉक का नीचे में 700 के पास सपोर्ट है। अगर 700 का लेवल टूटता है तब तो इसके अंदर गिरावट और आएगी और ऊपर में तेजी का मूव बनेगा जब एक बार ये ऊपर में 725 730 का लेवल ब्रेक करेगा। 725 730 का लेवल ब्रेक करने के बाद यूपीएल में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में 700 का सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा तो और गिरावट आएगा। तो ये है आपके लिए यूपीएल, इस पर रखनी है नजर। किरण जी, बैंक्स भी फोकस में रहेंगे। एसबीआई पर अपनी राय दें। होम लोन मिनिमम रेट 7.05% से बढ़ाकर 7.55 कर दिया। आधे % की जो रेट्स की बढ़ोतरी है पूरी पास ऑन कर दी है इन्होंने। बताएं सर, एसबीआई के चार्ट्स पर आपकी राय क्या है? दीप, पिछले 2 दिनों की गिरावट में इस स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है छोटा सा। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पिछला स्विंग लो था परसों का, वही रहेगा 442 का। तो 442 के जब तक ऊपर है, मैं मानता हूँ ये पुल बैक रैली जारी रह सकती है और जो गैप छोटी थी उसको टेस्ट करते नजर आएंगे। 460 465 ये लेवल्स रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो टेस्ट होते नजर आ जाएंगे पहले। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई रेडार पर। वागले साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी अपनी राय दें। इन्होंने टर्म डिपॉजिट दरें बढ़ाई हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पर ये बैंक्स अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स हों या फिर लोन रेट्स हों, बट चार्ट्स क्या कहते हैं? एग्जैक्टली 100 पर कल बंद हुआ सर।
दीपांशु 95 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होगा, 105 का रेजिस्टेंस है, ये 1-2 से 3 दिनों के लिए ये लेवल्स है। अगर ये 105 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड होने लगेगा तो फिर मैं 115-120 तक की बात करूंगा, तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा। एज ए ट्रेडर मैं 105 के बाद ही इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है 95 और 105 के बीच में। ओके, तो ये है आपके लिए राय। जहां तक सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा का, सेरी साहब, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स आई थिंक पहले भी आपके रेडार पर रह चुका है, शायद पिछले महीने या पिछले साल आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट पर भी था। जरा इस पर अपनी राय दें सर। यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने 0.35% हिस्सेदारी खरीदी है, कुल हिस्सा 4.9% से बढ़ाकर 5.25% किया है। नहीं, बिल्कुल फंडामेंटली एक बहुत ही दमदार कंपनी है और इस स्टॉक को मैंने पहले भी नीचे लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है। बाकी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और HDFC तो एक बहुत ही बड़ा माना नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और उन्होंने जब खरीदा है तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए और भी कॉन्फिडेंस की बात है। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो गिरावट आई है जिसके कारण इन लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है, यहाँ पे स्टैगर्ड रूप में खरीदारी करने की सलाह। यह है आपके लिए वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये स्टॉक भी आपके रेडर।